Good morning, students. Today we are going to study part 3 of strategies for enhancement of food production. As in last two videos, part 1 and part 2, you had seen about the fisheries and beekeeping is there, and we had seen honey production and inbreeding, outbreeding, etc., and multiple ovulation, embryo transfer technology, and outbreeding, inbreeding, depression, etc. So today here we are going to see about plant breeding. Now, what exactly is plant breeding? प्लांट ब्रीडिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी या प्लांट ब्रीडिंग को अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम क्रॉप प्रोडक्शन को लार्ज एक्सटेंट तक अगर उसकी यील्ड को इंक्रीज़ करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग. Now you have heard about green revolution. Green revolution exactly was not only कि सिर्फ हम हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है सिर्फ उसी की ही रिक्वायरमेंट को पूरा करता. इट वॉज ऑल्सो हेल्पफुल टू इवन एक्सपोर्ट द ग्रेन्स या जो अनाज था उसको हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाए बाय द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ ड्यू टू प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स. ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि उतनी ज़्यादा पैदावार या उतना लार्ज एक्सटेंट तक जो है इंक्रीज यील्ड का किस तरीके से हुआ, क्योंकि उन्होंने उस समय हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वीट की, राइस की, मेज़ की, इन सभी की हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को जो था वो यूज़ किया था. नाउ व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग में क्या है कि पर्पसफुली जब किसी प्लांट स्पीशीज़ में कोई मैनिपुलेशन किया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट डिज़ायर्ड प्लांट टाइप जो कि प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए सूटेड हों और हमें बेटर यील्ड देते हों और साथ के साथ दे आर डिजीज़ रेजिस्टेंट ऑल्सो. तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग. तो व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग एग्जैक्टली? प्लांट ब्रीडिंग इट इज़ पर्पसफुल manipulation of plant species in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, give the better yields, and the plants which that should be disease resistant also. तो इसलिए हम प्लांट ब्रीडिंग जो है वो करते हैं. क्लासिकल यानी कि जो पुराने टाइप से प्लांट ब्रीडिंग की जाती थी उसमें क्या था, नॉर्मली जो थे वो कौन से मेथड यूज़ करते थे, या तो क्रॉसिंग करा देते थे या हाइब्रिडाइजेशन कराते थे और प्योर लाइन्स जो थी वो प्रोड्यूस की जा सकती थी. तो नाउ द प्लांट ब्रीडिंग जो है वो प्रॉपर जीन्स में मैनिपुलेशन करके जो था वो की जा रही थी. नाउ ट्रेड फॉर प्लांट ब्रीडिंग डन. आखिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करा देते थे ब्रीडर्स, जिसके की कारण प्लांट ब्रीडिंग कराई जा रही थी. वाई वॉज दिस प्लांट ब्रीडिंग डन? तो प्लांट ब्रीडिंग जो थी वो क्यों करा रहे थे ब्रीडर्स? टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, जो क्रॉप की पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए. सेकेंड, टू इम्प्रूव द क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, उसकी गुण को, उसके गुणवत्ता को बढ़ाना था. और साथ के साथ जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं जैसे कि सैलिनिटी है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ड्रॉट या सूखा हो, उस तरीके की जब एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस आते हैं तो प्लांट उनको कितनी ज़्यादा तरीके से उसको टॉलरेट कर पाता है उसको इंक्रीज़ करना. और दूसरा, रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस, जो वायरसेस, फंगी या बैक्टीरिया, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए प्लांट्स में रेजिस्टिविटी हो. तीसरा, नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज द टॉलरेंस टू द इंसेक्ट पेस्ट, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह उस प्लांट को या उस क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके लिए भी उस प्लांट में क्या होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए. तो इसलिए जो हैं ये सारे कैरेक्टर्स को एक प्लांट की जो नई वैरायटी बना रहे हैं उसमें ये सारे ट्रेट्स होने चाहिए. तो वो सारे ट्रेट्स को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए जो प्लांट ब्रीडर्स जो हैं ये नए ब्रीड्स का फॉर्मेशन करते हैं. सो ट्रेट्स और कैरेक्टर्स दैट द ब्रीडर्स दे हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट इनटू द प्लांट, जैसे कि क्या है, वापस वी विल सी इट, दैट इज़ इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इम्प्रूव क्वालिटी,
increased tolerance to environmental stresses such as salinity, extreme temperature and drought, resistance to pathogens, viruses, fungi and bacteria, एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू द इंसेक्ट पेस्ट। ये सारे जो थे कैरेक्टर्स प्लांट ब्रीडर्स प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट करा रहे थे। जो नई ब्रीड्स बन रही थी दे वर हैविंग दिस कैरेक्टर्स। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स द प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स के लिए जो ब्रीडर्स जो स्टेप्स इन्वॉल्व कर रहे थे वो स्टेप्स कौन कौन से, दैट वी विल सी वन बाय वन। नाउ दिस इज अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पे आप ध्यान देंगे। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम, यानी कि कोई भी अगर ब्रीडिंग प्रोग्राम करना है, भले वो प्लांट ब्रीडिंग हो या एनिमल ब्रीडिंग हो, उसके लिए हमको क्या है कि पहले हमको वेराइटीज़ ऑफ जीन्स जो हैं उसको देखना है। तो जो प्री वाइल्ड वेराइटी, अब देखिए दो वेराइटीज़ होती हैं, एक वाइल्ड वेराइटी हो गई, एक म्यूटेंट वेराइटी हो गई। वाइल्ड वेराइटी यानी कि देशी वेराइटी। देशी वेराइटी इसका मतलब है कि जो कि वहाँ के इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस वगैरह को अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं, वो होते हैं वाइल्ड वेराइटीज़, जिसको कि कॉमन भाषा में यू कैन से देशी वेराइटीज़ जो होती हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले से ही जेनेटिक वेरिएबिलिटीज़ जो प्रेजेंट हैं वो कहाँ से हमको प्रेजेंट होंगी, दे विल बी प्रेजेंट फ्रॉम द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉप्स। जो क्रॉप्स वाइल्ड वेराइटीज़ के प्रेजेंट है ऑलरेडी उस एरिया में, वहाँ की जो जीनेटिक वेरिएबिलिटी होगी, वहाँ के जो जीन्स अलग अलग जीन्स होंगे, उनको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी। देन कलेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज़, स्पीशीज़ एंड रिलेटिव्स ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीशीज़। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी कि हम ये जो सारी की सारी वाइल्ड वेराइटीज़ हैं इनको कलेक्ट करें, फिर ये वाइल्ड वेराइटीज़ की स्पीशीज़ को भी कलेक्ट करें और उनसे रिलेटेड जो रिलेटिव्स हैं जो कि कल्टीवेट हो रहे हैं उस समय पर, उनको जो हम सारा का सारा कलेक्ट करें। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो गई, दैट इज़ द कलेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज स्पीशीज़ एंड द रिलेटिव्स ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीशीज़। वापस से देखिए, अगेन सी द फर्स्ट पॉइंट, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इट इज़ द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम अगर हमको करना है तो हमको सबसे पहले जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी के बारे में सोचना है, या वही रूट है जिससे कि हम इस जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी अवेलेबल है, कहाँ से अवेलेबल होगी, फ्रॉम द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉप्स। वहाँ से सारे के सारे जेनेटिक वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करेंगे और उनको प्रिजर्व करेंगे। फिर उसके बाद जितनी भी हमने ये कलेक्शन किया है वाइल्ड वेराइटीज़ का, स्पीशीज़ का, उनके रिलेटिव्स का, उन सब को हम क्या करेंगे, हम उनको इवैल्यूएट करेंगे फॉर देयर कैरेक्टर्स, कि किस में क्या कैरेक्टर्स अच्छा है या कौन सा कैरेक्टर डिज़ायरेबल है। फिर पूरे के पूरा जो एंटायर कलेक्शन होता है, भले से इट में बी ऑफ द प्लांट्स और इट में बी ऑफ द सीड्स, ये सारे के सारे कलेक्शंस जो हैं जिसमें कि सारे डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल द जीन्स, जितने भी जीन्स के ट्रेड्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए जीन्स प्रेजेंट है, और वो सारे जीन्स के साथ उसके जो एलील्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। यू नो वेरी वेल, आपने क्लास चैप्टर 5 में पढ़ा था, जीन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स, और उन पेयर्स को हम एलील्स कह रहे थे। तो ये सारे जीन्स और उनके जितने भी वेराइटीज़ ऑफ एलील्स प्रेजेंट हैं उनका हम पूरा का पूरा जो कलेक्शन है, इट इज़ कॉल्ड एज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। So what is germplasm collection? The entire collection of the plants or the seeds which are having all the diverse alleles for all the genes in a given crop. जो भी क्रॉप हमने सिलेक्ट किए हैं, कलेक्ट किए हैं, उन सभी क्रॉप्स के जितने भी एलील्स सारे के सारे जीन्स के हैं, वो पूरा का पूरा जो कलेक्शन है, इट इज़ कॉल्ड एज germplasm collection. Next comes here the evaluation and the selection of the
पेरेंट्स। अब जितने भी हमने जर्म प्लाज्म को कलेक्ट किया है अलग अलग पेरेंट्स से, वो सारे के सारे जर्म प्लाज्म को हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे कि हम डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को छांट सकें। अब हम वो जर्म प्लाज्म से छांटेंगे कि किस में क्या कैरेक्टर जो है वो डिज़ायरेबल है, कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हमारे फ़ायदे के हैं। फिर वो सारे के सारे प्लांट्स को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब एज वी आर नॉट हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ दोज टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हम क्या करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो कि हमको प्लांट्स को हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ करना है, हम वो सारे के सारे प्लांट्स को क्या करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, उनका नंबर बढ़ाएंगे। और जिस जगह पर भी अगर हमको प्योर लाइन जनरेट करना है तो हम उसका सेल्फ क्रॉसिंग बार बार करा के हम उसकी प्योर लाइन को जनरेट करेंगे। ठीक है। सो दिस वाज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। हमने उतना सारा जर्म प्लाज्म इकट्ठा कर दिया है, उतने सारे जर्म प्लाज्म को हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में नहीं लेके जाएंगे। हमको सिर्फ सिलेक्टेड कैरेक्टर्स वाले ही जर्म प्लाज्म को आगे बढ़ाकर उसको हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जितना सारा वेराइटीज़ ऑफ जो जर्म प्लाज्म हैं वो जो कलेक्ट हुआ है उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद हम उन प्लांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें कि डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट हैं। फिर उन आइडेंटिफाइड प्लांट्स को हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको कि हमको हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ करना है। और फिर उसकी अगर हमको ज़रूरत है तो हम उन प्लांट्स का प्योर लाइन भी क्रिएट कर देंगे। प्योर लाइन यू नो वेरी वेल, उसको क्रिएट करने के लिए वी विल डू इनब्रीडिंग सेल्फ क्रॉस, हम उसमें बार बार करते जाएंगे। देन द नेक्स्ट स्टेप इट इज़ द क्रॉस ब्रीडिंग अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। जो भी अब सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं, हमने सिलेक्टेड मेल्स या जो डिफरेंट पेरेंट्स हैं हमने उनको सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट हैं। अब उसके बीच में हम क्या करेंगे, वी विल डू द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो है दोनों पेरेंट का जो है इट विल बी डन बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। हमने दो पेरेंट सिलेक्ट कर लिए, उसमें हम क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन और बैगिंग की टेक्निक आपने चैप्टर 2 में देखी थी। इससे क्या करेंगे, हम जिसके भी स्टिग्मा के ऊपर हमको अगर स्टैमन्स या एंथर या पोलन ग्रेन्स दूसरे पेरेंट के डालने हैं तो हम क्या करेंगे, उस पहले वाले पेरेंट से के स्टिग्मा में अगर वो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल प्लांट है या बाइसेक्सुअल प्लांट है उसके हिसाब से अगर हमको इमैस्कुलेशन की ज़रूरत है तो वी विल डू देयर इमैस्कुलेशन और बैगिंग करके हम उसको सेव कर देते कि कोई भी दूसरा पोलन ग्रेन जो है उसको कॉन्टैमिनेट नहीं करे। और जैसे ही उस स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी आती है हम क्या करते हैं कि जो डिज़ायरेबल या जो हमारा सिलेक्टेड एंथर या पोलन ग्रेन है उसको हम इसके ऊपर पॉलिनेट कर देते हैं, जिससे कि व्हाट इज़ डन ओवर हियर, कंबाइन द कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स। दोनों ही जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर्स को हम कंबाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट, एक पेरेंट के पास ये क्वालिटी है कि उसके पास हाई प्रोटीन कंटेंट है, और दूसरा पेरेंट कैसा है, इट इज़ हैविंग द डिजीज़ रेजिस्टेंट। तो दो पेरेंट हो गए, वन इज़ हैविंग हाई प्रोटीन क्वालिटी एंड वन इज़ हैविंग द डिजीज़ रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, वी गेट द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। लेकिन होता क्या, यूजुअली 1 in few hundred to 1000 क्रॉसेस, इतने सारे क्रॉसेस में सिर्फ कुछ ही जो हैं ऑफस्प्रिंग में ये डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन जो है वो दिखाई देता है। नाउ कम्स टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टीवर्स। जो नए कल्टीवर्स हैं उनको हम पहले तो टेस्ट करेंगे, उनको कमर्शलाइजेशन से पहले हम डायरेक्टली ही मार्केट में वी कैन नॉट सेंड दिस थिंग्स। ये जो क्रॉप्स हैं या ये जो सीड्स हैं या ये जो ब्रीड तैयार हुआ है उसको हम डायरेक्टली ही कल्टीवर्स के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, पहले इसकी टेस्टिंग होती है। तो सिलेक्टेड प्योर लाइंस, पहले हम इसकी प्योर लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि इसमें सारे के सारे जो एग्रोनॉमिक ट्रेड्स यानी कि जो कैरेक्टर्स के लिए हमने ये ब्रीड तैयार करी थी वो सारे के सारे कैरेक्टर्स इसमें हैं या नहीं है, इसमें डिजीज़ रेजिस्टिविटी है या नहीं है, ये सारे के सारे इवैल्यूएशन किया जाता है। और ये इवैल्यूएशन कहाँ करेंगे,
डायरेक्टली ये किसान के खेत में नहीं होगा। ये जो रिसर्च जहाँ पर हो रही है वहाँ उनके फील्ड्स होते हैं।